हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए जीके पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 21 करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी एंड अदर पोस्ट इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एसएससी, यूपीएससी, साथ में सीटेट, रीट, रेलवे, आईबीपीएस और दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। जनरल पार्ट में सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन सीरीज है, साथ में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी पार्ट है वो कवर किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। और यार, नॉलेज मंडली 10,000 के पार, यानी कि वादे के अनुसार आपके सिलेबस के 10,000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रश्नमाला है वो पूर्ण कर लिए और चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। आप इसी तरीके से साथ देते रहिए, अगले 10,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला भी हम पूर्ण कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान पर आधारित पार्ट 21 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 201 जनवरी 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेड इन जनवरी 2022? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे मेरठ, चंडीगढ़, बंगलोर, लखनऊ। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला जनवरी 2022 में कहाँ पर रखी गई थी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, मेरठ में। मेरठ यूपी में आधारशिला रखी गई है किसकी? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है जनवरी 2022 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा मेरठ। अगले सवाल 202, कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल का कन्नूर, तमिलनाडु का तिरुपतुर, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, पंजाब का जालंधर। देश का कौन सा जिला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है, यानी कि हर घर से नल द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है, वो कौन सा जिला बना है देश का? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है वो हर घर जल जिला बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 203, ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क NHEQF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क NHEQF। यहाँ पर NHEQF यानी कि ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क के बारे में कुछ बिंदु बताए गए हैं। ए है, यह विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के लिए एक प्रक्रिया आधारित ढांचा है। यह विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के लिए एक परिणाम आधारित ढांचा है। सी बिंदु हमारा हो जाएगा, यह 5 से 10 के स्तरों की निरंतरता के साथ योग्यताओं के विकास, वर्गीकरण और मान्यता के लिए एक साधन है। डी बिंदु है, यह 1 से 4 के स्तर की निरंतरता के साथ योग्यता के विकास, वर्गीकरण और मान्यता के लिए एक साधन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। ए और सी सही है, बी और सी सही है, बी और डी सही है, ए और डी सही है। मेरे भाई, देश में NEP 2020 है वो लागू हो गई है और इसको जोर शोर से लागू किया गया है पूरे भारतवर्ष में। तो हायर एजुकेशन के लिए नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया है। तो इसके लिए कौन कौन से बिंदु सही हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा बी और सी सही है। यह विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के लिए एक परिणाम आधारित ढांचा होगा और साथ में यह 5 से 10 के स्तरों की निरंतरता के साथ योग्यताओं के विकास, वर्गीकरण और मान्यता के लिए एक साधन है। यानी कि 5 से लेकर के 10 के ग्रेड के बच्चों को निरंतरता के साथ में योग्यता के विकास, वर्गीकरण और मान्यता के लिए एक साधन के रूप में कार्य करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 बिंदु यहाँ पर सही हो जाएंगे। किसके लिए? NHEQF के लिए हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी और सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 204, निम्नलिखित में से कौन सा नाम हाल ही में नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर को दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स हैज बीन रिसेंटली गिवन टू द नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे मार्जन, मारहेल, कंजिन्यूटी, इंजेन्यूटी। क्या उत्तर सही हो जाएगा? हाल ही में नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर को क्या नाम दिया गया?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, इंजेन्युटी इसको नाम दिया गया है। और इंजेन्युटी का हिंदी अर्थ क्या होता है? सरलता, इसको नाम दिया गया है। नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर पहला हेलीकॉप्टर भेजा गया, उसको नाम दिया गया है इंजेन्युटी, नाम दिया गया है। इसका मतलब है कि सरलता नाम दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, इंजेन्युटी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 205। भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? यानी कि उद्देशिका है वो किसने पेश की थी? Who among the following members of the Constituent Assembly of India moved the objectives resolution in the Constituent Assembly? भारतीय संविधान की उद्देशिका है वो किसने प्रस्तावित की थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या संविधान सभा में? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर एम आर जयकर, और डी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हमारा होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे? उद्देशिका किसने पेश की थी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। साथियों, ये क्वेश्चन है वो पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, और पुरानी परीक्षा में क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 206। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं करता है? द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कवर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि कवर किए जाते हैं कौन से मूल अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार है वो कवर किए जाते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं तो ठीक है, उनको हम याद कर लेते हैं। परंतु कौन सा अधिकार है, कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार है या मौलिक अधिकार नहीं है, उसको भी पूछ लिया जाता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके साथ में जो नहीं है उसको याद रखना मुश्किल होता है। ऑप्शन हो जाएंगे भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, बंधुआ मजदूरी से आजादी, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किसको कवर नहीं करता है, शामिल नहीं करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, बंधुआ मजदूरी से आजादी। ये कानून बनाया गया है, बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए, परंतु अनुच्छेद 19 में इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। बाकी सभी पॉइंट हैं वो ठीक हो जाएंगे। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है, मतलब कि देश के किसी भी कोने में आप घूमने जा सकते हैं, स्वतंत्रता है इसके बारे में। साथ में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है, इसको स्वतंत्रता माना गया है। यानी कि ये सभी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। घूमने की स्वतंत्रता है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु बंधुआ मजदूरी से आज़ादी इसके बारे में अनुच्छेद 19 है वो कुछ नहीं कहता है। तो बी पॉइंट है हमारा गलत हो जाएगा और क्वेश्चन के अनुसार भी सही हो जाएगा। बंधुआ मजदूरी से आज़ादी अनुच्छेद 19 में नहीं बताई गई है। अगला सवाल देख लेते हैं 207। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? 13th edition of the Indo-US Joint Special Forces Exercise एक वज्र प्रहार 2022 was conducted in। भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसको नाम दिया गया एक वज्र प्रहार 2022 दिया गया है, इसका 13वां संस्करण है, कहाँ पर आयोजित हुआ था? बकलो, वाशिंगटन, गुलमर्ग, ऑस्टिन। भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसको नाम दिया गया था एक वज्र प्रहार 2022 दिया गया था, और इसका 13वां संस्करण है, कौन से स्थान पर आयोजित हुआ था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बकलो में आयोजित हुआ था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बकलो हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 208। सूची प्रथम में लेखकों को सूची द्वितीय में पुस्तकों के शीर्षक के साथ में सुमेलित करें। तो यहाँ पर सूची दी गई है, लेखकों के नाम दिए गए हैं, प्रकाश सिंह, राशिद किदवई, विमल जालान, देविका रंगासरी, प्रेम रावत। सूची सेकंड में पुस्तकों के शीर्षक दिए गए हैं, शीर्षक देख लेते हैं। लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स, द इंडियन स्टोरी, एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, हियर योरसेल्फ, हाउ टू फाइंड पीस इन ए नॉइजी वर्ल्ड। और डी में क्या बताया गया है? स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ई क्वीन ऑफ फायर।
तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो कौन सा विकल्प है सही हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इसको मैच करके देख लीजिए। प्रकाश सिंह है, इसको डी आ जाएगा। प्रकाश सिंह है, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसके बाद में राशिद किदवई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? क्या शीर्षक था? लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स। विमल जालान ने क्या लिखा था? विमल जालान यहाँ पर आ जाएगा, बी आ जाएगा। द इंडियन स्टोरी एन एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। और देविका रंगासरी ने कौन सी पुस्तक लिखी? ई आ जाएगा, क्वीन ऑफ फायर आ जाएगा। प्रेम रावत ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी आ जाएगा, हियर योर सेल्फ, हाउ टू फाइंड पीस इन ए नॉइजी वर्ल्ड। तो सही उत्तर यहाँ पर सी हो रहा है। इसको आप मैच करके देख लीजिए। प्रकाश सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? डी ऑप्शन आ जाएगा। प्रकाश सिंह के साथ में डी ऑप्शन आ जाएगा, स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। राशिद किदवई ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए आ जाएगा, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स। और बिमल जालान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यहाँ पर बी आ जाएगा, बिमल जालान द इंडियन स्टोरी एंड एपिक जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। और देविका रंगासरी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ई आ जाएगा यहाँ पर, देविका रंगासरी, क्वीन ऑफ फायर। प्रेम रावत ने क्या लिखी थी? इसमें सी आ जाएगा, हियर योर सेल्फ, हाउ टू फाइंड पीस इन ए नॉइजी वर्ल्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर मैच हो जाएंगे। कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी? प्रकाश सिंह डी, राशिद किदवई ए, विमल जालान बी, देविका रंगासरी ने ई और प्रेम रावत ने सी। अगला सवाल देख लेते हैं 209। 100 मीटर से अधिक भाला फेंकने वाला एकमात्र एथलीट है, कौन सा है इनमें से? इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। द ओनली एथलीट टू थ्रो ए जेवलिन बियॉन्ड 100 मीटर्स इज डैश। कौन सा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा? नीरज चोपड़ा, उवे हॉन, जॉन जेलेजनी, जोहान्स वेटर। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा, उवे हॉन आ जाएगा। यहाँ पर आपके आ जाएगा, उवे हॉन आ जाएगा। उवे हॉन है वो एकमात्र एथलीट हैं जिन्होंने 100 मीटर से अधिक भाला फेंका था। विश्व में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसने बनाया है? सबसे लंबा भाला फेंकने का रिकॉर्ड उवे हॉन का है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, उवे हॉन। उवे हॉन है वो कौन से देश से संबंध रखते हैं? जर्मनी से रखते हैं। जेवलिन थ्रोवर है उवे हॉन। अगला सवाल देख लेते हैं 210। CWG 2022 के समापन समारोह में निम्नलिखित में से किसने ध्वजवाहकों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया? Which of the following represented India as flag bearers at the closing ceremony of CWG 2022? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, शरद कमल, निखत जरीन, शरद कमल, पिंकी रानी, निखत जरीन, ईसा सिंह, पिंकी रानी, ईसा सिंह। कौन सा सही हो जाएगा? CWG का फुल फॉर्म भी आप कमेंट कर दीजिए। CWG 2022 का ध्वजवाहन है वो किसने किया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, शरद कमल और निखत जरीन है, इन्होंने ध्वजवाहन किया था। शरद कमल और निखत जरीन इन्होंने ध्वजवाहन किया था CWG 2022 का। और साथियों, शरद कमल और निखत जरीन कौन से खेल से संबंधित हैं, ये भी आप कमेंट कर दीजिए। मैंने वीडियो में इनके बारे में बता दिया है, आप पुराने वीडियो देखिए और इनके बारे में देखिए कि कौन कौन से खेल ये खेलते हैं। शरद कमल है, साथ में निखत जरीन है, वो CWG 2022 के ध्वजवाहक बने थे। शरद कमल कौन से खेल से हैं और निखत जरीन कौन सा खेल खेलते हैं, ये आप कमेंट कर दीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, शरद कमल और निखत जरीन। टू क्वेश्चन नंबर 211। मारिया रेसा और दिमित्री अंद्रेएविच को डैश के प्रयासों के लिए 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। मारिया रेसा और दिमित्री अंद्रेएविच वर गिवन नोबेल प्राइज पीस इन 2021 फॉर देयर एफर्ट्स टू डैश। इन दोनों के कौन से प्रयास के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया 2021 का? भूख से लड़ने तथा संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति बनाने में योगदान देने और युद्ध तथा संघर्ष में हथियार के रूप में भूख का प्रयोग करने को रोकने के प्रयासों में एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करने के लिए, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के हथियार के रूप में यौन हिंसा के उपयोग को रोकने के लिए। और डी ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है। तो इनमें से कौन से कार्य के लिए मारिया रेसा और दमित्री अंद्रेएविच को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो दिया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना
और लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्ण शर्त के रूप में इसको काम लिया गया। तो इसके लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। और साथियों देख लीजिए, मारिया रेसा और दमित्री अंद्रेविच है कौन से देश से संबंध रखते हैं और किस फील्ड से है। जर्नलिस्ट मारिया रेसा ऑफ फिलीपींस एंड द दिमित्री अंद्रेविच है वो रसिया की है। मतलब कि मारिया रेसा है वो जर्नलिस्ट है, पत्रकार है फिलीपींस की, और अंद्रेविच है वो रशिया के रहने वाले हैं। तो इसके लिए उनको शांति पुरस्कार दिया गया था। ये किसके लिए कार्य कर रहे थे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्ण शर्त के रूप में काम करता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 212। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? Which among the following countries was India's top trading partner in 2021-22? चाइना, रशिया, यूएसए, ईरान। 2021-22 के अनुसार कौन सा देश है जो भारत का सबसे ज्यादा व्यापारिक भागीदार बना था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। यूएसए है वो 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना, मतलब साझीदार बना था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 213। नार्कोस जून 2022 में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शुरू किया गया 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान किसके द्वारा चला गया था? नार्कोस ए मंथ लॉन्ग पैन इंडिया ड्राइव लॉन्च्ड इन जून 2022 अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स वाज कंडक्टेड बाई। इनमें से किस संगठन या पुलिस बल के द्वारा यह अभियान चलाया गया था? नार्कोस जून 2022 में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शुरू किया गया 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था। किसके द्वारा? भारत का तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, किसके द्वारा चलाया गया था? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब कि आरपीएफ के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। क्या नाम दिया गया था? नारकोस नाम दिया गया था। और ये नारकोस है वो 1 महीने का प्रोग्राम था, जून 2022 में चलाया गया था। किसके खिलाफ था? स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स, इसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। मतलब कि नशीले पदार्थों के खिलाफ एक कार्रवाई की गई थी। नारकोटिक ड्रग होते हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया था जिसको नाम दिया गया था नारकोस नाम दिया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा नारकोस जून 2022 में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शुरू किया गया 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान था। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज 21 का अगला सवाल देख लेते हैं 214। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस के 5वें संस्करण में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर में कोई सुधार वृद्धि नहीं देखी गई? Which of the following parameters witnessed no improvement increase in the 5th edition of the National Family Health Survey NFHS? हमारे विकल्प हो जाएंगे पोषण स्तर, पंजीकृत अस्पताल सुविधाओं में जन्म, बच्चों के बीच टीकाकरण, एनीमिया की व्यापकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एनएफएचएस के जो अभियान चलाया गया था, 5वां संस्करण चलाया गया था, उसमें कौन से पैरामीटर में सुधार नहीं हुआ था? न्यूट्रिशनल लेवल्स, बर्थ्स इन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल फैसिलिटीज, इम्यूनाइजेशन अमॉन्ग चिल्ड्रन, प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया। तो किस में ये सुधार है वो नहीं देखे गए थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, एनीमिया की व्यापकता, मतलब कि प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया के खिलाफ कोई भी सुधार नहीं देखा गया था। बाकी सभी में सुधार हो गए थे, परंतु 5वें संस्करण के अनुसार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस के अनुसार कोई भी सुधार है वो किस में नहीं देखा गया था। प्रिविलेंस ऑफ एनीमिया यानी कि एनीमिया की व्यापकता में कोई सुधार नहीं हुआ था। एनीमिया है वो क्या, खून की कमी होती है, और इसमें कोई सुधार नहीं देखा गया था एनएफएचएस के 5वें संस्करण के सर्वे के अनुसार। टू क्वेश्चन नंबर 215। निम्नलिखित भारतीय अर्थशास्त्रियों में से किसे प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who among the following Indian economist has been appointed to UN High Level Advisory Board on Effective Multilateralism? हमारे ऑप्शन है अरविंद सुब्रमणियन, जयति घोष, उर्जित पटेल, सुमन के बेरी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? किसे प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया है, सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, जयति घोष को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित भारतीय अर्थशास्त्रियों में से किसे प्रभावी बहुपक्षवाद पर
संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जयति घोष हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं 216। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। अवर स्नातक छात्रों को सीखने और सलाह के अवसरों पर हैंड्स ऑन लर्निंग और मेंटोरशिप अवसर के माध्यम से एक समावेशी तरीके से एआई कौशल के साथ सक्षम करने के लिए। स्नातकोत्तर छात्रों को सीखने और सलाह के अवसरों पर हैंड्स ऑन लर्निंग और मेंटोरशिप अवसर के माध्यम से एक समावेशी तरीके से सक्षम बनाना। विशेष हैंड्स ऑन लर्निंग और मेंटरशिप अवसरों के माध्यम से समावेशी तरीके से एआई कौशल वाले अनुसंधान डॉक्टरल छात्रों को सक्षम बनाना। और डी ऑप्शन हो जाएगा, स्कूली छात्रों को सीखने और सलाह के अवसरों पर हैंड्स ऑन लर्निंग और मेंटोरशिप अवसर के माध्यम से एक समावेशी तरीके से एआई कौशल के साथ सक्षम करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया, उद्देश्य चलाया गया है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अवर स्नातक के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए है, या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, या अनुसंधान और डॉक्टरेट के लिए है, या स्कूली छात्रों के लिए है? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम है। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। स्कूली छात्रों को सीखने और सलाह के अवसरों पर हैंड्स ऑन लर्निंग और मेंटरशिप अवसर के माध्यम से एक समावेशी तरीके से एआई कौशल के साथ सक्षम करने के लिए। ये स्कूली छात्रों के लिए आप यहाँ पर शब्द पकड़िए, रिस्पॉन्सिबल एआई। मतलब कि स्कूली बच्चे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उनको ये बात सिखाई जाएगी, क्योंकि बाकी सभी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो खुद ही समझदार होते हैं। अवर स्नातक अंडर ग्रेजुएट भी होते हैं, स्नातकोत्तर मतलब कि पीजी के भी समझदार होते हैं। साथ में ही रिसर्च करने वाले और डॉक्टरेट है वो छात्र भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्कूली छात्र हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, परंतु इतनी समझ नहीं होती है। उनको रिस्पॉन्सिबल एआई सिखाई जाएगी, मतलब कि उनको इस तरीके की जिम्मेदारी पूर्ण एआई सिखाई जाएगी, जिससे कि यूथ है उसका प्रोग्रेस हो सके, उनको एआई में वो समझ बढ़ सके। तो ये उद्देश्य हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम का ध्येय हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा स्कूली छात्रों को सीखने और सलाह के अवसर पर हैंड्स ऑन लर्निंग और मेंटरशिप अवसर के माध्यम से एक समावेशी तरीके से एआई कौशल के साथ सक्षम करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। और यार नया सवाल देख लेते हैं 217। प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी एनईएटी। एनईएटी के लिए कौन कौन से पॉइंट है, ठीक हो जाएंगे। ए देख लेते हैं, यह सरकार इसकी कार्यान्वयन एजेंसी एआईसीटीई के माध्यम से और भारत की शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है। यह उच्च शिक्षा में बेहतर सीखने के परिणाम लाने के लिए अकादमिक और तकनीकी संस्थानों को एक दूसरे के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए एआईसीटीई और यूजीसी के बीच एक सहयोग है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा अध्यापन में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उत्पादों को एक मंच पर लाना है। और डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को सुविधा के लिए शिक्षा अध्यापन में सर्वश्रेष्ठ तकनीक उत्पादों को एक मंच पर लाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, बी और सी सही है, बी, सी और डी सही है, सी और डी सही है, ए और सी सही है। तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट के लिए कौन कौन से बिंदु ठीक हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ए और सी है वो ठीक है, ए और सी बिंदु ठीक है। मतलब कि प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन के संबंध में कौन से कथन है वो ठीक है। ए देख लेते हैं, ये सरकार इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, कौन सी है? एआईसीटीई है, ये एजेंसी है, कार्यान्वयन एजेंसी है सरकार की तरफ से। और भारत की शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है, मतलब कि पीपीपी मॉडल है, यहाँ पर कार्य कर रहा है एआईसीटीई। साथ में ही शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है, पीपीपी मॉडल है। और सी पॉइंट इसके लिए ठीक हो जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा अध्यापन में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उत्पादों को एक मंच पर लाना है। मतलब कि टीचर ट्रेनिंग के लिए यह बनाया गया है, टीचर को ट्रेंड करने के लिए ये बनाया गया है। तो टीचर अध्यापन यानी कि टीचर ट्रेनिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उत्पादों को एक मंच पर लाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और सी सही है।
अगला सवाल देख लेते हैं 218। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन लो ऑर्बिट LEO है? बहुत ही जहर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि भारत ने प्लान कर लिया है, भारत का प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, LEO में भेजा जाएगा। तो उस मिशन का नाम क्या है, उस प्लान का, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रपोज्ड इंडियाज मेडेन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि LEO में भेजा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रयान 3, गगनयान, मंगलयान 3, अपोलो 6। उस मिशन का नाम क्या है जिसके द्वारा भारत पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन तैयार कर रहा है? मिशन का नाम क्या है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, हो जाएगा गगनयान, इसको नाम दिया गया है। बहुत ही जहर क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन है वो परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। गगनयान मिशन है वो कोविड-19 की वजह से लेट हो गया था। ये भी नॉलेज मंडली आपको बता रहा है। कब लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन को, कब लॉन्च किया जाएगा, नॉलेज मंडली बता रहा है। इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान इन 2024। यहाँ पर प्रोजेक्टेड समय बताया गया है 2024 में गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। कोविड-19 की वजह से इस मिशन को रोक दिया गया था और अभी प्रस्तावित समय है वो क्या बताया गया है? इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान इन 2024। अगला सवाल देख लेते हैं 219। ड्रोन नियम 2021 के अनुसार किस जोन में ड्रोन संचालन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है? इन विच जोन परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन्स एज पर ड्रोन रूल्स 2021। तो ड्रोन नियम 2021 बनाए गए हैं, उसके अनुसार कौन से जोन में ड्रोन संचालन के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? खतरा वाला इलाका यानी कि रेड जोन, हरा जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन यानी कि पीला क्षेत्र, और ग्रीन एंड येलो जोन यानी कि ग्रीन और येलो जोन का हरा और पीला जोन है उसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होगी नहीं होगी? पीले क्षेत्र के लिए होगी नहीं होगी? ग्रीन क्षेत्र के लिए होगी या नहीं होगी? या रेड जोन के लिए होगी नहीं होगी? सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्रीन जोन मतलब कि हरा क्षेत्र है, वहां पर कोई खतरे नहीं है, ड्रोन उड़ाए जाते हैं, कहीं पर भी ड्रोन ले जाए जा सकते हैं। और आपको पता है कि ड्रोन के द्वारा कोई विस्फोटक सामग्री भी भेजी जा सकती है, डाली जा सकती है, विस्फोट भी किया जा सकता है। इसलिए इसके लिए कानून बना दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ड्रोन नियम कब बनाए गए थे? ड्रोन नियम 2021 में बनाए थे और इसके तहत एरिया निर्धारित किए थे कि कौन से एरिया में आप ड्रोन उड़ा सकते हैं बिना अनुमति के, और किस इलाके के लिए आपको अनुमति लेनी होगी और किस इलाके में प्रतिबंधित होगा, आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो इसके लिए देश के क्षेत्र है वो सामरिक दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से एरिया है वो बांट दिए गए हैं। हरे क्षेत्र के लिए आपको कोई भी परमिशन नहीं लेनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा हरा क्षेत्र, यानी कि ग्रीन जोन के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 220। निम्नलिखित में से किसने भारत में निंजा मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV खरीदा है? हु अमोंग द फॉलोइंग हैज परचेज द निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV इन इंडिया? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एयरवेज, भारतीय रेलवे और जल मार्ग। किसने खरीदा है? निंजा मानव रहित हवाई वाहन खरीदा है। किसने खरीदा है? मतलब कि यहाँ पर ड्रोन खरीदे गए हैं, निंजा नाम के ड्रोन है वो खरीदे गए हैं जिनमें कोई इंसान नहीं होगा। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा ये निंजा मानव रहित हवाई वाहन है वो खरीदे गए हैं और किस उद्देश्य के लिए खरीदे गए ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है, सी हो रहा है। भारतीय रेल मतलब कि इंडियन रेलवेज ने निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि UAV है वो खरीदे हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा भारतीय रेल। और साथियों, नॉलेज मंडली आपको बता रहा है कि निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV है रेलवे ने क्यों खरीदे हैं। इंडियन रेलवेज हैज स्टार्टेड डिप्लॉइंग निंजा UAVs अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग ए ड्रोन बेस्ड सर्विलांस सिस्टम। मतलब कि ये सर्विलांस सिस्टम के लिए तैयार किया गया है, सर्विलांस किया जाएगा, निगरानी करने के लिए निंजा मानव रहित हवाई वाहन है वो खरीदे गए, ड्रोन खरीदे गए, जिससे कि रेलवे का जो तंत्र है उसको सुरक्षा के लिए ये निगरानी की जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और साथियों, देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज 21 का अंतिम क्वेश्चन 221। जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया?
When was the International Day of Biological Diversity observed? 22 मई 2022, 21 मई 2022, 22 जून 2022, 28 जून 2022। तो दिवस दिन भी पूछ लिए जाते हैं। जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, कब मनाया गया था? 2022 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा 22 मई 2022 को। किससे संबंधित था? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए मनाया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। और यार नॉलेज मंडली बता रहा है जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उसकी थीम क्या थी? द थीम इज बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। थीम क्या थी? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यानी कि सभी जीवों के लिए एक समावेशी भविष्य है वो निर्धारित किया जाए। कहने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जियो और जीने दो, सभी को जीने का हक दिया जाए, ये बताया गया। थीम निर्धारित की गई है जैविक विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की। इस तरीके से फ्रेंड्स जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 21 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 221 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और कोई भी क्वेश्चन किसी परीक्षा में आता है निश्चित रूप से उसका कोई इंपॉर्टेंस होता है, लॉजिक होता है। तो आपकी आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि LDC, UDC, SO, FO, Vice Principal, Principal, AC, DC, and other post in KVS, NVS, DSSB, SSC, UPSC, CTET, REIT, Railway, IBPS, and other departments। और यार नॉलेज मंडली 10,000 के पार, यानी कि वादे के अनुसार आपके सिलेबस के 10,000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रश्नमाला पूर्ण कर लिए, चैनल पर अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए और आप इसी तरीके से साथ देते रहिए। अगले 10,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला का टारगेट भी हम पूर्ण कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।